उसने पसीने से तरबतर होते हुए किचन में खाना बनाने में खुद को बिजी कर रखा था, जबकि मेरी पत्नी उर्मी अंदर कमरे में आराम कर रही थी। उर्मी की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, इसलिए वो कमरे से बाहर बहुत कम ही निकलती थी। इन्हीं दिनों नीलम ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी थी और इस समय भी वो किचन में जाने कब से लगी हुई थी। खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। आज संडे था तो मेरी छुट्टी थी। मैं हॉल में बैठा उसे ध्यान से देख रहा था, क्योंकि हमारा किचन ओपन था और मैं उसे साफ देख सकता था। वो जल्दी जल्दी खाना बनाने में लगी हुई थी, आटा गूंदने में लगी थी और उसके चेहरे पर कुछ आवारा लटें खेल रही थीं, जैसे उसके गालों को छूने का बहाना ढूंढ रही हों। गर्मी की वजह से उसका चेहरा एकदम लाल हो रहा था। आज पहली बार मैंने नीलम को इतने ध्यान से देखा था। हालांकि वो पिछले 10 सालों से हमारे घर में रह रही थी और कभी मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि नीलम कब जवान हुई और कब उसकी मासूमियत में वो गुलाब जैसी ताजगी आ गई थी। मेरी निगाहें जैसे उसकी ओर से हटी नहीं रही थीं और मैं ख्यालों में न जाने कहाँ खो गया था। उसकी खूबसूरती को देखकर मेरा मन बहकने लगा था। अचानक उर्मी की आवाज़ ने मुझे चौंकाया था। वो धीरे धीरे चलती हुई ड्राइंग रूम में आई थी। उसे देखकर मैं जल्दी से उठा। मैंने कहा, उर्मी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बाहर क्यों आई? कुछ चाहिए तो मुझे बोल देती या नीलम को बुला लेती। उर्मी की आवाज़ सुनकर नीलम ने भी पलटकर देखा था। कहने लगी, दीदी, आपने क्यों तकलीफ़ की? मुझे बता देती, मैं दे देती आपको जो चाहिए था। उर्मी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे नहीं, तुम लोग इतना परेशान मत हो। अंदर मेरा मन घबरा रहा था, इसीलिए मैं बाहर चली आई। उर्मी की बात सुनकर नीलम ने सुकून की सांस ली थी और दोबारा से अपने काम में बिजी हो गई थी। मगर मेरी नज़रें जाने क्यों नीलम के ऊपर से हटी नहीं रही थीं। उर्मी के एहसास से मैंने जल्दी ही खुद को संभाला और उससे बातचीत में लग गया। थोड़ी ही देर में नीलम ने खाना लगा दिया। हम तीनों ने हल्की फुल्की बातों के साथ खाना खाया। खाने के बाद नीलम ने उर्मी को दवाई दे दी और वो अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। आजकल मौसम बदल रहा था, जिससे उर्मी को ठंड लग गई थी और हल्का बुखार भी आ गया था। नीलम ने ही सारा घर संभाला हुआ था और घर की पूरी जिम्मेदारी उसके ही कंधों पर थी। खाना खाकर उर्मी अपने कमरे में सोने के लिए चली गई थी और मैं ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था। सारा किचन समेटने के बाद जब नीलम अपने कमरे में जाने लगी तो मैंने अचानक उसे पुकारा था, नीलम। मेरी आवाज़ सुनकर वो तुरंत रुक गई। नीलम मुस्कुराते हुए कहने लगी, जीजू, कहिए, क्या बात है? मैंने हल्के से कहा, 1 कप चाय बना दो, सर में तेज दर्द है। मेरी बात पर वो हल्का सा हंसी थी। कहने लगी, जीजू, आप भी दीदी की तरह बीमार मत पड़ जाना, वरना मैं दो बीमारों की सेवा कैसे कर पाऊंगी? कहीं मैं खुद भी बीमार न पड़ जाऊं। ये कहकर वो किचन की तरफ चली गई थी और मेरे लिए चाय बनाने लगी। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि नीलम मेरी आंखों के सामने से दूर जाए। थोड़ी ही देर में उसने चाय का कप मेरे सामने बढ़ाया। बेध्यानी में मैंने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और जानबूझकर अपनी उंगलियों से उसकी मुलायम मोमी उंगलियों को छुआ था। उसकी छुअन ने मेरे शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ा दी थी, लेकिन शायद नीलम ने इस बात को महसूस नहीं किया। वो सामान्य अंदाज में ही खड़ी हुई थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चाय का कप मेरे हाथ में देकर वो अपने कमरे में चली गई और मैंने आंखें बंद कर ली थीं। मैंने चाय टेबल पर रख दी थी, लेकिन मेरी आंखें बंद थीं और फिर से मैं नीलम के ख्यालों में खो गया था। अभी भी मुझे उसकी छुअन का एहसास हो रहा था। मेरे दिल में उसके लिए एक अनजानी सी ख्वाहिश जागने लगी थी। उसके मखमली वजूद को बाहों में भरने की इच्छा मेरे भीतर हावी होने लगी थी, लेकिन मेरा दिमाग मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था। तुम पागल हो गए हो, ये कैसी गिरी हुई हरकत सोच रहे हो? वो तुम्हारी छोटी बहन जैसी है, बल्कि तुम्हारी बेटी जैसी है। वो बस 17-18 साल की मासूम लड़की है और तुम 40 साल के एक समझदार और मैच्योर मर्द हो। मेरा दिल और दिमाग आपस में झगड़ रहे थे, लेकिन मेरा दिल बस नीलम को पाने की जिद पर अड़ा हुआ था। आखिरकार मैं वहीं सोफे पर लेट गया। चाय वैसे ही मेरे सामने टेबल पर रखी ठंडी हो रही थी। मुझे चाय पीने का मन भी नहीं था। मैंने तो बस नीलम को कुछ देर रोकने के लिए चाय बनवाने को कहा था। ख्यालों में मैं बस और 60 साल की मासूम नीलम को याद कर रहा था, जब उर्मी उसका हाथ पकड़कर हमारे घर लेकर आई थी। दोनों बहनें उस समय गहरे सदमे में डूबी हुई थीं। नीलम तो रो रो कर खुद को हलकान कर चुकी थी।
वो बस 8 साल की बच्ची थी। हमारी शादी को तब 2 साल हो चुके थे। उर्मी और नीलम अपने माँ बाप की इकलौती बेटियां थीं। उनका कोई भाई नहीं था। उनके पापा भी कुछ साल पहले इस दुनिया से चले गए थे। अब बस उनकी माँ थी जो अपनी दोनों बेटियों की देखभाल कर रही थीं। मेरी और उर्मी की अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन जब मैंने पहली बार उर्मी की तस्वीर देखी थी तो उसकी खूबसूरती ने मुझे जैसे दीवाना बना दिया था। रिश्ते की बात कराने वाली आंटी ने जब उसकी तस्वीर मुझे दिखाई तो बिना सोचे समझे मैंने हाँ कह दी। मेरे माँ बाप भी नहीं थे, मैं अकेला था और नौकरी कर रहा था। खुद का घर था और मेरे जैसा रिश्ता तो चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलता। इसीलिए उर्मी की माँ ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के इस रिश्ते के लिए हामी भर दी और यूं हमारी शादी हो गई। शुरुआत में उर्मी की खूबसूरती ने मुझ पर ऐसा असर किया था कि मैं उसकी मोहब्बत में पागल हो गया था। लेकिन हमारी शादी को अभी 2 ही साल हुए थे कि उर्मी की माँ एक खतरनाक बीमारी के चलते इस दुनिया से चली गई। नीलम, जो उस वक्त सिर्फ 8 साल की थी, माँ बाप दोनों से बेसहारा हो गई थी। उर्मी के पास अब कोई दूसरा चारा नहीं था। उसने नीलम को अपने पास रखने का फैसला कर लिया और एक दिन वो नीलम को हमारे घर ले आई। मैं भी उस वक्त उर्मी की मोहब्बत में डूबा हुआ था, इसलिए मैंने भी नीलम को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था। नीलम तब भी बेहद खूबसूरत थी। उसकी नीली कांच जैसी आंखें, सुनहरे बाल और दूध जैसी सफ़ेदी लिए रंगत उसे किसी जापानी गुड़िया जैसी बनाती थी। धीरे धीरे नीलम हमारे घर के माहौल में ढलने लगी थी, लेकिन वो ज़्यादातर मुझसे बचकर ही रहती थी। वो शर्मीले स्वभाव की बच्ची थी, इसलिए ज़्यादातर समय अपने कमरे में रहती या फिर पढ़ाई में लगी रहती। मैं भी उर्मी की मोहब्बत में उस वक्त सिर से लेकर पैर तक डूबा हुआ था कि कभी नीलम पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं उर्मी की मोहब्बत में इस कदर डूबा हुआ था कि मेरा हर दिन ऑफिस और घर के बीच घूमता था, या फिर उर्मी के साथ मैं बाहर घूमने चला जाता और यही सब कुछ मेरी दुनिया बन चुका था। जब भी हम कहीं बाहर जाते तो उस समय नीलम हमारे साथ नहीं जाती थी। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता कि उर्मी जानबूझकर उसे हमारे साथ नहीं ले जाती और नीलम को बस वापस आने पर उसके लिए खाने पीने के सामान से ही खुशी मिल जाती थी। कभी नीलम ने इस बात पर शिकायत नहीं की थी। आज मेरी छुट्टी का दिन था और जब मैंने आज नीलम को देखा तो बहुत कुछ बदल गया था। हालांकि मैं पहले भी उससे कई बार मिलता था, लेकिन आज उसे देखने का नज़रिया कुछ और था। वो दिनों दिन और भी खूबसूरत होती जा रही थी। आज उसकी खूबसूरती ने मेरे दिल पर गहरा असर किया था। कुछ देर के लिए मुझे अपने ही विचारों पर शर्मिंदगी हुई थी कि कैसे मैं नीलम के बारे में ये सब सोच सकता हूँ, जबकि वो तो मेरी साली थी, एक बेसहारा बच्ची थी जिसे मैंने खुद सहारा दिया था। मेरे दिलो दिमाग के बीच एक गहरी जंग छिड़ी हुई थी। उर्मी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी और हमेशा से मेरे साथ खड़ी रही थी। मेरे हर छोटे बड़े काम में मेरी मददगार थी। वो सबके सामने बड़े गर्व से कहती कि मैं उसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, मगर उस पल मुझे कुछ भी याद नहीं था, न उर्मी का प्यार, न उसकी मोहब्बत। मेरे दिमाग में बस नीलम थी। मैंने मन ही मन पक्का इरादा कर लिया कि नीलम को पाकर ही रहूँगा, लेकिन मैं इस बात से बेखबर था कि इसका अंजाम कितना भयानक होगा। अब मैं जल्दी जल्दी ऑफिस से घर आने लगा था। बहाने बनाकर नीलम से बातें करता, उसके करीब जाने की कोशिश करता था। शुरू में नीलम थोड़ी झिझकती थी, पर धीरे धीरे वो भी मेरी ओर खुलने लगी थी। उसकी मुस्कान ने मेरे दिल को एक अजीब सी सुकून भरी बेचैनी में डाल दिया था। मैंने उसके लिए कभी कभी कुछ खाने पीने का सामान लाना भी शुरू कर दिया था। साथ में मैं उर्मी की पसंद की चीज़ें भी ले आता ताकि उसे कोई शक ना हो। उर्मी की तबीयत अब ठीक हो गई थी और उसने घर के सारे कामकाज फिर से संभाल लिए थे, जबकि नीलम अपनी पढ़ाई में लग गई थी। लेकिन मेरा ध्यान अब दिन रात इसी बात पर रहता कि मैं नीलम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय कैसे बिता सकूं। रात को हम तीनों साथ बैठकर लूडो खेल रहे थे, तो मैं मौका देखकर कभी उसकी उंगलियों को हल्के से छू लेता या उसके कंधे पर हाथ रख देता। उसका मखमली एहसास मुझे अंदर तक छू जाता और मैं इस एहसास में खो जाता था। यहाँ तक तो सब सामान्य था, लेकिन एक बार तो बातों बातों में मैंने नीलम की गुलाबी नरम गालों को अपने हाथों से छू लिया था और मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई थी। कुछ देर बाद उर्मी को नींद आने लगी। वो कहने लगी, चलो अब सोने का वक्त हो गया है, सुबह जल्दी उठना है, छोड़ो अब ये गेम वगैरह। लेकिन मेरा इरादा अभी और ज़्यादा रुकने का था
नीलम भी कहने लगी, क्या दीदी, इतने दिनों बाद तो खेल रहे हैं, खेलने दीजिए ना। अगर आपको नींद आ रही है तो आप जाकर सो जाइए, हम अभी थोड़ा और खेलते हैं। उर्मी नींद से बेहाल थी, उसकी आंखें पूरी तरह बंद हो रही थीं, इसलिए वो उठकर अपने कमरे में चली गई। अब हॉल में बस मैं और नीलम बचे थे। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई था जो अब बंधन टूट चुका था। अब मुझे खुद पर कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। मैं धीरे धीरे नीलम के करीब जा रहा था, बिना कुछ कहे। कभी उसके हाथों को छूता, कभी उसके बाजू पर हाथ फेरता, लेकिन नीलम शायद अभी मेरे इरादों को समझ नहीं पाई थी। मेरा दिल धड़क रहा था और बेचैन था। फिर अगले ही पल जब मैंने नीलम को उसकी कमर से पकड़कर अपनी ओर खींचा, तब उसे शायद कुछ एहसास हुआ था। उसने चौंक कर मेरी ओर देखा, फिर जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। कहने लगी, जीजू अब मैं भी सोने जा रही हूँ, काफ़ी रात हो गई है। वो बिना रुके अपने कमरे में चली गई। मुझे लगा कि शायद नीलम को शक हो गया है और वो उर्मी को सब कुछ बता देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अगले दिन नीलम एकदम सामान्य अंदाज में मुझसे और उर्मी से बातें कर रही थी। वो हंस हंस कर बातें कर रही थी और फिर कॉलेज के लिए निकल गई। नीलम ऐसी ही थी, लापरवाह और एकदम मासूम सी। उसे सामान्य अंदाज में देखकर मेरे दिल को सुकून आया था। मैंने सोचा शायद मेरा डर बेवजह था। उस दिन मुझे फिर से नीलम के करीब जाने का मौका मिला। जब मैं ऑफिस से आया तो मैं सीधा किचन में गया, ये जानते हुए कि इस समय नीलम शायद किचन में होगी। लेकिन किचन में उर्मी थी और उसे देखकर मेरा सारा मूड बिगड़ गया था। बातों बातों में मैंने पूछ लिया, नीलम कहाँ है? उर्मी कहने लगी, नीलम हमारे कमरे में सो रही है। असल में उसके कमरे का एसी ख़राब हो गया था और वो कॉलेज से आई तो उसके सिर में दर्द हो रहा था, तो मैंने कह दिया कि हमारे कमरे में जाकर सो जाए। मैंने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। उर्मी कहने लगी, वैसे तुम आज इतनी जल्दी क्यों आ गए? मैं क्या कहता, उर्मी को क्या बताता कि नीलम का एहसास अब मेरे दिल को चैन नहीं लेने देता। मैंने बहाना बना दिया कि आज ऑफिस में ज़्यादा काम नहीं था, इसलिए जल्दी आ गया। उर्मी कहने लगी, अच्छा ठीक है, तुम रुको, मैं नीलम को उठाकर आपके लिए चाय बनाती हूँ। वैसे भी नीलम भी काफ़ी देर से सो रही है, वो भी उठकर चाय पी लेगी। मैंने उसे रोकते हुए कहा, नहीं उर्मी, उसे सोने दो, मैं बाहर बैठता हूँ, चाय पीकर टीवी देखता हूँ। मैं फ्रेश होने का बहाना बनाकर कमरे में चला गया। अंदर से दरवाज़ा धीरे से बंद कर लिया था और फिर बिना कुछ सोचे समझे नीलम की चादर का एक कोना हटाकर मैं उसके बगल में लेट गया। उसकी खुशबू से मेरा दिल मचल उठा। नीलम मेरे इतने करीब थी कि मैं उसे छू सकता था, उसे अपने पास खींच सकता था। और फिर मैंने अपनी सोच को हकीकत में बदलने का फैसला कर लिया। मेरे हाथ अचानक नीलम की कमर पर लगे थे और मैंने खींचकर उसे अपने करीब किया था और उसे अपने लबों से चूम लिया था। उसकी इतनी सी संगत पर ही मैं मदहोश हो उठा था। लेकिन इस अचानक हमले पर नीलम हड़बड़ा गई थी। उसने झट से अपनी आंखें खोल दी। मुझे देखकर वो एकदम हैरान हो गई थी, डर गई थी। इससे पहले वो चीखती, मैंने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। मैंने कहा, देखो नीलम, प्लीज़ चीखना मत, वरना तुम्हारी दीदी अंदर आ जाएगी। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था बेड पर तुम हो। मैं तो बेड पर उर्मी को समझ रहा था। और नीलम इतनी सीधी साधी मासूम थी कि उसने मेरी बातों पर विश्वास कर लिया। वो इशारे से कह रही थी कि मुझे छोड़े तो सही। मेरा मन तो नहीं हो रहा था, लेकिन मजबूरन मैंने उसे छोड़ दिया और वो बेड से उतरकर एकदम नीचे खड़ी हो गई। कहने लगी, कोई बात नहीं जीजू, गलती मेरी ही थी, मैं भी ना जाने कब से आपके बेड पर सो रही थी। वो एकदम गेट की तरफ बढ़ने लगी। मैंने कहा, अच्छा नीलम, अपनी दीदी को इस बारे में कुछ मत बताना, बेकार में उल्टा मुझसे ही लड़ना शुरू कर देगी। हालांकि जो कुछ हुआ वो एकदम अनजाने और गलत फहमी के चलते हुआ था। नीलम कुछ घबराई हुई थी, कुछ परेशान भी थी। कहने लगी, कोई बात नहीं जीजू, मैं दीदी को नहीं बताऊंगी। और मैं हल्के से मुस्कुरा दिया था। मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आई थी। ये लड़कियां भी कितनी भोली होती हैं, जरा सी बातों में फिसल जाती हैं। मैं उसी तकियों को अपनी बाहों में भरकर लेट गया जिस पर अभी नीलम लेटी हुई थी। कुछ देर पहले नीलम मेरी बाहों में थी, यह ख्याल ही मुझे अंदर से गुदगुदाने के लिए काफ़ी था। लेकिन अब मैं और ज़्यादा नीलम से दूर नहीं रह सकता था। एक दिन ऑफिस से वापसी पर मैंने उर्मी और नीलम की मनपसंद रबड़ी ली थी। दोनों बहनों को रबड़ी बहुत पसंद थी। रास्ते में मैंने रबड़ी में थोड़ी सी बेहोशी की दवा मिला दी थी। दोनों बहनों ने बहुत ही चाव से वो रबड़ी खाई थी
और मुझे थैंक्स भी कहा था। थोड़ी देर बाद दोनों बहनें नींद में झूमने लगीं। मैंने कहा, उर्मी क्या बात है, आजकल तुम्हें बहुत जल्दी नींद आने लगी है। लेकिन आज तो नीलम को भी नींद आ रही है। चलो भाई जाओ सो, मैं तो अभी कुछ देर टीवी देखूंगा। वो दोनों उठकर अपने अपने कमरे में चली गई थीं। कुछ देर बाद मैं कमरे में आकर देखा तो उर्मी बेखबर सो रही थी। मैं चुपचाप दबे कदमों नीलम के कमरे में चला आया था। मुझे देखकर उसने अपनी आंखें पूरी खोलने की कोशिश की थी, लेकिन शायद उस पर मेरी दी गई रबड़ी का असर हो चुका था। उसकी आंखों में एक खुमारी थी, नींद की खुमारी। मुझे देखकर हैरान हुई। जीजू, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? नींद के मारे उसकी आवाज़ उसका साथ नहीं दे रही थी। लेकिन मैं तो आज सब कुछ कर लेना चाहता था, नीलम को पा लेना चाहता था। मैंने आगे बढ़कर उसे अपने बाजुओं में ले लिया था। मेरी हरकत पर नीलम घबराई थी। उसने अपने हाथ पैर चलाए थे, लेकिन इस वक्त वो नशे की हालत में थी। उसके हाथ पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। मैंने अपने हाथ की मजबूत पकड़ उसके होंठों पर जमाई और अगले ही पल मैं उसके नाजुक वजूद में खो गया था। धीरे धीरे मैंने वो सब कुछ पा लिया जिसकी चाहत मैं पिछले कई दिनों से कर रहा था। मेरे दिल में एकदम सुकून उतर गया था। लेकिन नीलम रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रोते हुए कहने लगी, आपने बहुत गलत किया है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं जीजू? मैं तो आपको अपना बड़ा भाई मानती थी। बचपन से आपने मुझे पाला पोसा है और आपने ही मेरी इज्जत। ये कहते कहते नीलम वहीं लुढ़क गई थी और बेहोश हो चुकी थी। ये सब कुछ देखकर मैं कुछ पल के लिए घबराया था, लेकिन जल्दी ही मैंने खुद को संभाला। मैंने नीलम का हुलिया ठीक किया और उसे आराम से बेड पर लिटाकर उससे चादर उड़ा दी थी और अपने कमरे में आकर लेट गया। सुबह मेरी आँख खुली तो उर्मी मेरे बराबर ही सो रही थी, लेकिन बाहर से किचन से कुछ खटपट की आवाज़ें आ रही थीं। मैं बाहर निकल कर आया तो नीलम किचन में थी। मुझे देखकर घबराई, आंखों से आंसू बहने लगे। मैं दोबारा से उसके करीब हुआ, खींचकर उसे अपनी बाहों में ले लिया। वो मुझसे बचने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा, देखो नीलम, जो कुछ हुआ इसके बारे में अपनी दीदी को बताने की कोशिश भी मत करना और ये सब कुछ ऐसे ही चलने दो। अब रोज़ मैं तुम्हारे पास आया करूँगा। यार, तुम्हारी खूबसूरती ने तो मुझे पागल बना दिया है। तुम्हारी बहन तो अब बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम हो ना। क्या हुस्न पाया है तुमने। वो मुझे धक्का दे रही थी, रो रही थी। कहने लगी, आप बहुत बुरे हैं, मैं दीदी को सब कुछ बता दूंगी। उसकी इस बात पर मुझे गुस्सा आया था। मैंने गुस्से से उसका जबड़ा पकड़ा। मैंने कहा, क्या कहा? दीदी को बताओगी? अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी दीदी को हमेशा हमेशा के लिए सुकून की नींद सुला दूंगा। उसके बाद तुम होगी और मैं होऊंगा, और फिर हमारे बीच की रुकावट बनने वाला कोई नहीं होगा। मेरे लिए तो और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अगर अपनी दीदी को जिंदा देखना चाहती हो तो भूल कर भी ये बात अपनी दीदी को मत बताना। और हाँ, आज रात भी दरवाज़ा खुला रखना। ये कहकर मैं उसे धक्का देकर कमरे में वापस आ गया था। उस दिन के बाद से तो मैं शेर हो गया था। मुझे किसी का डर नहीं था। मैंने नीलम को इतना डरा धमका दिया था कि अब वो मेरे सामने बेबस थी। मैं रात को कमरे में जाता, अपनी ख्वाहिश पूरी करता और नीलम को रोता सिसकता छोड़कर अपने कमरे में आ जाता। दिन ब दिन नीलम कमज़ोर होती जा रही थी। उसकी गुलाबी रंगत पीली पड़ने लगी थी। उर्मी भी उसकी हालत को महसूस कर रही थी। कहने लगी, क्या बात है नीलम, तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही परेशान रहती हो, कमज़ोर भी हो गई हो। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। लेकिन नीलम ने आंखों में आंसू भरकर मना कर दिया। नहीं दीदी, मैं ठीक हूँ, बस हल्का सा सर में दर्द है, ठीक हो जाएगा। नीलम एक लड़के को पसंद करती थी, उसके ही कॉलेज का लड़का था। उर्मी कुछ और मतलब समझी। कहने लगी, नीलम क्या बात है, तुम आजकल रोहित की बातें नहीं करती? तुम दोनों का झगड़ा तो नहीं हो गया? अगर तुम कहो तो मैं रोहित की माँ बाप से बात करूं, तुम दोनों की मंगनी कर देती हूँ। इस बात पर जहाँ मैंने उर्मी को चौंक कर देखा था, नीलम ने भी आंसू भरी आंखों से उर्मी की तरफ देखा था। कहने लगी, नहीं दीदी, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने रोहित से शादी नहीं करनी। नीलम की बात सुनकर उर्मी चौंक पड़ी थी, क्योंकि नीलम तो रोहित की दीवानी थी और रोहित भी तो नीलम से बेपनाह मोहब्बत करता था। दोनों ने अपनी मोहब्बत का इकरार उर्मी के सामने कर लिया था और उर्मी ने भी वादा किया था, जल्दी ही मैं तुम दोनों की शादी भी करवा दूंगी। लेकिन आज जब नीलम खुद ही अपने मुंह से रोहित से शादी करने के लिए मना करने लगी तो
उर्मी परेशान हुई थी। कहने लगी, लेकिन नीलम, तुम रोहित से शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्या उसने तुम्हें कुछ कहा है? मुझे बताओ, मैं उसके कान खींचूंगी। नीलम रोते हुए एकदम उर्मी से चिपक गई थी और मैं एकदम डर गया था कि कहीं वो उर्मी को कुछ बता ना दे। मैं एकदम दोनों के बीच में आया। मैंने कहा, अरे उर्मी, ये इसलिए रो रही होगी कि जब इसकी शादी हो जाएगी तो इसे तुम्हें छोड़कर जाना पड़ेगा, है ना नीलम? मैंने आंखों ही आंखों में नीलम को चेतावनी दी थी कि उर्मी को कुछ मत बताना, वरना। और नीलम एकदम सहम गई थी और अपने कमरे में भाग गई थी। मैंने भी सुकून का सांस लिया था। मैं नीलम को खुद से दूर नहीं होने देना चाहता था। नीलम मेरी ख्वाहिशों को पूरा करने का सामान थी। मेरी हर रात नीलम के साथ गुजरती थी। नीलम के आंसू, नीलम की सिसकियाँ, इन सब की मुझे कोई परवाह नहीं होती थी। मुझे बस अपने मज़े से मतलब था। एक दिन मैं ऑफिस से आया तो घर में नीलम कहीं भी नहीं थी। मैं हैरान हुआ कि नीलम कहाँ चली गई। मैंने उर्मी से पूछा तो वो खाना बनाते बनाते लापरवाही से बोली, अरे वो जो हमारी दूर की मौसी है ना, सरला मौसी, वो वहीं उनके पास गई है। मैंने कहा, लेकिन उनका घर तो दूसरे शहर में है और आज तक नीलम या तुम कभी भी उनके घर नहीं गई। फिर अब नीलम अचानक क्यों चली गई? मुझे बहुत बुरा लगा था ये सुनकर कि नीलम घर पर नहीं है। उर्मी कहने लगी, हाँ, उसका मन थोड़ा घबरा रहा था। मैंने सोचा चलो थोड़ा घर से बाहर निकलेगी तो इसका मन भी बहल जाएगा। मैंने बेचैन होकर पूछा, अच्छा कब आएगी? वो मेरी तरफ हैरत से देखने लगी और मैं एकदम हड़बड़ा गया। मैंने कहा, वो मैं इसलिए पूछ रहा था, नीलम पहली बार हम लोगों से इतनी दूर गई है ना, तो हमारा घर भी एकदम सूना सूना हो गया है। उर्मी कहने लगी, हाँ ये तो है, वैसे 2-3 दिन में आ जाएगी। फिर थोड़ा रुक कर बोली, भगवान ने मुझे अपनी औलाद नहीं दी थी, लेकिन नीलम को देखकर मुझे इस कमी का एहसास नहीं होता था। मैंने उसे अपने बच्चों की तरह पाला था। ये कहते कहते उर्मी की आंखों में आंसू बहने लगे थे और वो मुझे कुछ अजीब सी नज़रों से देखने लगी थी। मैं उसकी नज़रों से हड़बड़ा गया था और जल्दी से अपने कमरे में आ गया। मैंने सोचा चलो 2-3 दिन की बात है, नीलम 2-3 दिन में आ जाएगी। लेकिन 2-3 दिन भी गुजर चुके थे और नीलम नहीं आई थी। इधर मेरी तबीयत भी कुछ दिनों से ख़राब रहने लगी थी। अजीब सी कमजोरी महसूस होती, चलता तो चक्कर से आते थे। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था। डॉक्टर ने कुछ ताकत की दवाइयाँ लिख कर दे दी थीं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। दिन ब दिन मेरी हालत ख़राब होती जा रही थी। पूरे 15 दिन हो चुके थे और मेरी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। और इधर नीलम भी अब तक घर वापस नहीं आई थी। अब तो मेरे अंदर इतनी कमज़ोरी आ गई थी कि मैं ऑफिस भी बहुत मुश्किल से जाता था। मैंने उर्मी को भी अपनी हालत के बारे में बताया था। कहने लगी, डॉक्टर से चेकअप करा लो, हो सकता है आपके शरीर के अंदर बुखार टूट गया हो। फिर एक दिन मेरे एक दोस्त ने एक डॉक्टर का पता बताया था और मैं उसी डॉक्टर के पास चला गया। उस डॉक्टर ने मेरा अच्छे से चेकअप किया था और जो रिपोर्ट मेरे हाथों में आई थी, मेरे होश उड़कर रह गए थे, क्योंकि मैं धीरे धीरे मौत के करीब जा रहा था और अब तो मेरे ज़िंदा बचने के भी चांस बहुत कम थे। डॉक्टर नाउम्मीद थे। कहने लगे, आपको स्लो पॉइजन दिया गया है जो धीरे धीरे आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को ख़त्म कर चुका है। अब आप कुछ ही महीने के मेहमान हैं। ये सब सुनकर मेरा शरीर कांप उठा था। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। मैं जैसे तैसे घर आया था और किचन में काम कर रही उर्मी को कंधों से पकड़कर मैंने झंझोड़ कर रख दिया था, क्योंकि मुझे स्लो पॉइजन देने वाला कोई और हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं बाहर का खाना खाता नहीं था, उर्मी के हाथों का खाना ही खाता था। और इस बात का साफ मतलब था कि मुझे स्लो पॉइजन देने वाली उर्मी ही थी। मैंने कहा, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? बताओ क्यों किया? अगले ही पल उर्मी ने मुझे खुद से दूर धक्का दिया था। उसकी आंखों में आंसू भी थे, नफरत भी थी और गुस्सा भी था। कहने लगी, ऐसे आदमी का मर जाना ही ठीक है, ऐसे आदमी को जीने का कोई हक नहीं। अरे मेरी बहन मासूम थी, उसने तो मुझे और आपको ही अपना सब कुछ माना था। मुझे माँ का तो आपको बाप का स्थान दिया था। इतनी सी थी जब उसे मैं इस घर में लेकर आई थी और आपने क्या किया? मेरी मासूम बहन की इज्जत खराब कर दी। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, भगवान भी आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। आप तड़प तड़प कर मरेंगे, यही आपकी सज़ा है। उर्मी रो रही थी और मैं आंखें फाड़े उसे देख रहा था। यानी उसे सब कुछ मालूम था, फिर भी वो अनजान बनी हुई थी। पिछले 15 दिन से वो मुझे जहर दे रही थी, मुझे मौत के करीब खींच रही थी और मुझे कुछ खबर नहीं थी। वो कहने लगी, नीलम सरला मौसी के घर नहीं गई,
बल्कि मैंने उसकी शादी कर दी है रोहित के साथ। रोहित बहुत अच्छा लड़का है, नीलम से बहुत प्यार करता था। नीलम तो मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहती थी, लेकिन उस रात मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। जब आप रात के 3 बजे कमरे में वापस आए थे, आपके सोने के बाद मैं नीलम के कमरे में गई थी और उस वक्त वो तड़प तड़प कर रो रही थी। मुझे सामने देखकर वो और भी रोई थी। मैंने उसे अपनी बाहों में समेट कर उससे सब कुछ पूछा था, उसे विश्वास में लिया था और उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। उसी रात मैंने फैसला कर लिया था, मैं अब और उसे तुम्हारे जुल्मों का शिकार नहीं बनने दूंगी। और मैंने रोहित से बात कर ली। रोहित को मैंने सब सच बता दिया था। मैंने सोच लिया था अगर रोहित नीलम से शादी करता है तो ठीक, वरना मैं नीलम का कुछ और इंतजाम करती, लेकिन अब उसे अपने पास नहीं रखती। रोहित बहुत अच्छा लड़का है, वो नीलम से बाकी सच्ची मोहब्बत करता था। उसने नीलम को अपना लिया, अपने माँ बाप को उसने किसी न किसी तरह राजी कर लिया था। यूँ बहुत ही सादगी से मैंने नीलम की शादी कर दी। अब वो अपने घर में खुश है, उसका पति उसे सर आंखों पर बिठाता है, उसे पिछली जिंदगी का ताना नहीं देता। भगवान ने जितनी भी तकलीफ उसके नसीब में लिखी थी, सबकी भरपाई उसे रोहित जैसा पति देकर कर दी है। लेकिन अब आपको भगवान के कहर से कोई बचा नहीं सकता। ये कहकर उर्मी ने अपना जरूरी सामान एक बैग में डालना शुरू कर दिया था और मेरे पैरों से जान निकल गई थी। मैं वहीं धम से सोफे पर बैठ गया था। उर्मी कहने लगी, अब मैं भी हमेशा हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से जा रही हूँ। मैं आपके बिना भी रह सकती हूँ, मुझे आपके सहारे की ज़रूरत नहीं है। मेरे माँ बाप नहीं हैं, लेकिन मेरे माँ बाप का घर अब भी मेरे पास मौजूद है। मैं अपने माँ बाप के घर रहूँगी, लेकिन आप जैसे घटिया इंसान के साथ नहीं रहूँगी जिसने मेरी बहन की ज़िंदगी ख़राब की। ये कहकर उर्मी मुझे वहीं अकेला छोड़कर चली गई थी। मैं उसे आवाज़ें लगाता रह गया, उससे माफ़ी मांगता रह गया, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। और आज मैं अपने घर में तन्हा अकेला पड़ा अपने मौत के इंतज़ार में हूँ। धीरे धीरे मौत मेरे करीब आ रही है और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। मैं फ़ोन कर देता हूँ तो डॉक्टर मेरे घर आता है, मुझे कुछ दवाइयाँ देता है और चला जाता है। लेकिन मुझे अब अपने बचने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि अब हर रात हर दिन मैं दर्द से तड़पता हूँ, चीखता हूँ, लेकिन मेरी चीखें सुनने वाला कोई नहीं है। शायद मेरे जैसे इंसान की यही सज़ा है जो मैं झेल रहा हूँ। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मुझे उर्मी और नीलम से माफ़ी मिलेगी? क्या मुझे सुकून मिलेगा? दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।